In the previous session, we had discussed the number of writers in literature. Especially, I always come with a new पोयम, उसका समराइजेशन, इजी एक्सप्लेनेशन मैं हमेशा लेकर आता हूँ, क्योंकि पोइट्री में मुझे भी इंटरेस्ट है और मैं मानता हूँ कि लिटरेचर का एक पोयम जो है, पोइट्री जो है, पार्ट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है ना। बोला जाता है अगर अगर सच में लिटरेचर को जानना है, इफ यू जस्ट वांट टू टेस्ट द drop of that pyrenees spring, so you must go inside the depth of the poetry. This is the concept, right? So मैं सोचता था कि पोइट्री में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है which is not discussed by the professors also, नहीं कोई डिस्कस करते है ना। सो आई थॉट दैट आई मस्ट गो फॉर दीज थिंग्स, इसलिए मैं हमेशा पोइट्रीज को लेकर आता हूँ। मानता हूँ आज बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, है ना, तो कोई बात नहीं। एंड टुडे वी आर हेयर लिटरेरी थ्योरी, आज सारे राइटर्स को, बिकॉज मैं सोचा कि आज रिवीजन सेशन के तौर पर है ना लिटरेरी थ्योरीज का जस्ट वन वीडियो है ना लिटरेरी थ्योरी के सारे राइटर्स को कवर करेंगे। टेक योर पेन एंड पेंसिल, जो भी है जब फटाफट निकाल लो, हम लोग बहुत ही स्पीड में चलेंगे, ठीक है। हम मानते हैं कि इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। लिटरेरी थ्योरी एंड जस्ट कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द राइटर्स, इंपॉर्टेंट राइटर्स, देयर वर्क, कॉन्सेप्ट, है ना, publication is not possible just in one video I'm talking about, and it's not possible. लेकिन if you have any interest, है ना, if you have that will power, है ना, कि हो जाएगा in just 3 days, or maybe most of you will take this video as a revision, है ना। ज्यादातर तो रिवीजन वाले ही होंगे, अगर कोई नया भी है तो देखो, कोशिश करना समझने का, लेकिन इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बोलता है पॉसिबल है तो भाई ठीक है, मेरे नजर में तो नहीं लगता पॉसिबल है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट है अच्छे तरीके से पढ़ने का। नाउ द फर्स्ट राइट आई एम गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट राइटर, द फर्स्ट वन विलियम एमसन, द फर्स्ट वन विलियम एमसन। फटाफट देखते जाना, विलियम एमसन, विलियम एमसन, विलियम एमसन, है ना, विलियम एमसन। कुछ विलियम एमसन आई हैव टॉक्ड अबाउट विलियम एमसन, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था विलियम एमसन के बारे में, है ना। His most important concept, that is 7 types of ambiguity, 7 types of ambiguity concept, 7 types of ambiguity, ये याद रखना, ambiguity। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, if you will see the question that 7 types of ambiguity was introduced by which writer, William Emerson, 7 types of ambiguity was introduced by William Emerson, right? Most important thing, most important। now इसमें था क्या क्या, इसमें था क्या, मेनली हम लोग 2 से 3 चीज के बारे में बात करेंगे। इसमें था क्या मेनली, है ना। फर्स्ट वन जैसे मेटाफर, है ना। सेकंड एंटीथेसिस, मेनली 2 देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। मेटाफर, एंटीथेसिस। मेटाफर का जब बात करते हैं, एंटीथेसिस का बात करते हैं, देखो व्हाट इज मेटाफर, 2 अनरिलेटेड आइडियाज को एक साथ लाकर कंपैरिजन करना, है ना, दैट इज कॉल्ड मेटाफर। सो 2 अनरिलेटेड आइडियाज को लाकर कंपैरिजन करोगे और 100% क्वालिटीज उसको दे दोगे, तो एक तरह का एम्बिग्यूटी क्रिएट करेगा या नहीं करेगा, इट विल डेफिनेटली क्रिएट अ काइंड ऑफ एम्बिग्यूटी, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड एंटीथेसिस, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, बोल भी रहा है नहीं भी बोल रहा है, बोल भी रहा है नहीं भी बोल रहा है, what kind of mindset you will get, you will definitely confuse, and will get confused after reaching to this antithesis, right? So 2 important thing we have to take this in our mind, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और अगर एक लास्ट अगर बात करें तो थर्ड एलिगरी, है ना, हिडन मटेरियल। आप एलिगरी, जैसे कोई भी एक वर्क है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, है ना, उसमें कुछ मीनिंग आ रहा है, एंड सपोज इफ यू आर नॉट एबल टू get the exact meaning that writer is especially talking about some political issue, so political issues है ना will also create a kind of ambiguity. So mostly 3 important, metaphor, antithesis and allegory. Clear? Now second work, some versions of pastoral, है ना। second work, some versions of pastoral, आपको ये देखना है, क्योंकि ये राइटर विलियम एमसन से बहुत सारे क्वेश्चन है। some versions of pastoral, second book, some versions of pastoral, okay। now some versions of pastoral were published in the 1935, you have to remember 1935, in the same day कौन सा वर्क पब्लिश हुआ था, टी.एस. एलियट, मर्डर इन द कैथेड्रल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड मिल्टन्स गॉड, है ना, 1961 पब्लिकेशन, थर्ड मिल्टन्स गॉड,
मिल्टन्स गॉड, मिल्टन्स गॉड, है ना। इसमें सतन के बारे में बात किया, सतन का जस्टिफिकेशन, सतन का जस्टिफिकेशन के बारे में बात हुआ है, 1961 पब्लिकेशन, क्लियर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। नाउ द सेकंड राइटर, सेकंड राइटर, बिकॉज आई वांट, है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर कहीं बात करेंगे, ठीक है, और उसके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिर्फ उसको डील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट राइटर, नेक्स्ट राइटर वी हैव इज आई रिचर्ड, आई रिचर्ड। नेक्स्ट राइटर आई रिचर्ड, फटाफट देखना, आई रिचर्ड। आपको अगर थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो बाद में कुछ और, है ना, बाद में, है ना, वीडियो को फिर से देख लेना, ठीक है। आई रिचर्ड, आई रिचर्ड्स, आई रिचर्ड्स, आई रिचर्ड्स, क्लियर। नाउ आई रिचर्ड हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ, याद है, 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग ऑफ 2 यूजेज ऑफ लैंग्वेज। क्या क्या दिया है? 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग, 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग और 2 यूजेज ऑफ लैंग्वेज, 2 यूजेज ऑफ लैंग्वेज, 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग और 2 यूजेज ऑफ लैंग्वेज। 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग में क्या क्या बात हुआ है, फटाफट बोलो। SFTI, सेफ्टी, सेंस, है ना, फीलिंग, देन टोन, देन इंटेंशन, SFTI, intention, sense, feeling, tone, intention, and this is written in chronological order, okay, this is also written in chronology, जैसे सेंस, फीलिंग, टोन, इंटेंशन, SFTI, क्लियर। सो ये याद रखना क्योंकि ये पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, क्लियर। नाउ 2 यूज ऑफ लैंग्वेज, व्हाट आर द 2 यूज ऑफ लैंग्वेज? इमोटिव और, बताओ, पहला इमोटिव, दूसरा, जल्दी बोलो फटाफट, एकदम फटाफट। पहला इमोटिव, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा साइंटिफिक, यार साइंटिफिक, साइंटिफिक, क्लियर, क्लियर। आई रिचर्ड, इसका एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो चीज हमेशा दिमाग में रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, आई रिचर्ड इज नोन फॉर गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, आई रिचर्ड इज known for giving the concept of practical criticism, right? practical criticism, practical criticism एक वर्क ही आया था इसका, उसका सब टाइटल क्या था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, I am using my running hand, okay, so definitely many of you will get confused over my writing, right? So I would say sorry for that, because कि जल्दी 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 चलना, जल्दी जल्दी चलना, राइट। चलो फटाफट, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, सबटाइटल, A study in literary judgment, subtitle, A study in literary judgment, A study in literary judgment, A study in literary judgment, ये याद रखना, स्टडी इन लिटरेरी जजमेंट, ये भूलना नहीं है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का सबटाइटल पूछ सकता है, स्टडी इन लिटरेरी जजमेंट, बहुत बढ़िया। चलो इसका एक वर्क और याद रखना, मीनिंग ऑफ मीनिंग, कौन सा वर्क है? मीनिंग ऑफ मीनिंग, कौन सा? मीनिंग ऑफ मीनिंग, क्लियर। चलो, और इसमें कुछ देखने का जरूरत नहीं है, देखो मीनिंग ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, मीनिंग ऑफ मीनिंग और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। मीनिंग ऑफ मीनिंग कब पब्लिश हुआ था? 1923। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कब पब्लिश हुआ था, बताओ। देखो मीनिंग ऑफ मीनिंग ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये मीनिंग ऑफ मीनिंग, चलो ये भी मैं लिख देता हूँ, मीनिंग ऑफ मीनिंग, ठीक है, मीनिंग ऑफ मीनिंग, मीनिंग ऑफ मीनिंग, है ना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो वर्क है कोलैबोरेशन है, किसका किसका? सीके ऑगडेन, सीके ऑगडेन और द राइटर आई रिचर्ड, क्लियर। चलो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका पब्लिकेशन 1923 लिख लेना, 1923, मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923 और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, क्लियर। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, राइट। चलो फटाफट फटाफट, नेक्स्ट राइटर क्लीनेथ ब्रूक, नेक्स्ट राइटर क्लीनेथ ब्रूक, क्लीनेथ ब्रूक, नेक्स्ट राइटर क्लीनेथ ब्रूक, क्लीनेथ ब्रूक, राइट। चलो, he has written the bell browed urn, he has written the bell browed urn, bell browed urn, bell browed urn, well browed urn, right, well browed urn। सबटाइटल बताओ फटाफट, बोलो सबटाइटल, जल्दी बोलो।
रिवीजन है, रिवीजन, जल्दी 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 जल्दी। सबटाइटल, A study and the structure of poetry, बहुत बढ़िया। A study and the structure of poetry, subtitle, A study and the structure of poetry, A study and the structure of poetry, clear? A study and the clear structure of poetry, right? चलो, हाँ, इसका पब्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1947, ये याद रखना, 1947 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1947 याद रखना, वेल प्राउड, बहुत बढ़िया, ठीक है। और इसमें एक चीज और ऐड कर लेना, वेल प्राउड अर्न वाज द लाइन, है ना, which was there in the poem called canonization, written by जॉन डन, क्लियर? जॉन डन, मेटाफिजिकल राइटर। हम लोग पोइट्री में इसके बारे में डिस्कस करते आए हैं, है ना। द राइटर born on the year of 1572, and along with बेन जॉनसन भी 1572 में ही आया था। ये मरा कब था? 1631 में, और ये 1637 से 36 के करीब मरा था, क्लियर? सो ये सब इंपॉर्टेंट राइटर्स है, ये याद रखना, राइट? चलो, सेकंड वर्क इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क, सेकंड वर्क, लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स। क्लियरनेस प्रूफ का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स। चलो, लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स लिखते जाना फटाफट, लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स, लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स, ये लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स। चलो, लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स वाज आल्सो पब्लिश्ड इन द सेम ईयर 1947, ये भी ध्यान में रखना, 1947, राइट? 1947 बहुत इंपॉर्टेंट ये राइटर है, क्लियरनेस प्रूफ, है ना। चलो, लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स में जब ये बात कर रहा था तो मेनली दो पोएम के बारे में लाकर ये जिक्र किया, है ना। व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टर्म इन लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स, सो व्हेन ही वाज डीलिंग विद द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स, है ना, ही ब्रॉट टू पोएम, द इंपॉर्टेंट पोएम रिटन बाय द टू राइटर्स। द फर्स्ट वन किसका है? एक तो वर्ड्सवर्थ का लाया, है ना, वर्ड्सवर्थ का पहला, दूसरा डन का, है ना। वर्ड्सवर्थ का लाया था कौन सा? वेस्टमिंस्टर ब्रिज वाला, और डन का कौन सा लाया? जल्दी बता फटाफट एकदम। कैनोनाइजेशन, वर्ड्सवर्थ का जब बात कर रहा था तो वेस्टमिंस्टर ब्रिज का, और डन का बात कर रहा था तो कौन सा लाया? कैनोनाइजेशन। एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वर्क कॉल्ड कैनोनाइजेशन, he has picked out, है ना, his heading, कौन सा? बेल प्राउड अर्न, पब्लिकेशन 1947, राइट? चलो फटाफट एकदम, देरी नहीं। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैं बताऊंगा, ठीक है? क्रिटिकल मोइनिज्म ऑफ क्लियरनेस प्रूफ, क्रिटिकल मोइनिज्म ऑफ क्लियरनेस प्रूफ, कहाँ रख दिया? चलो, कोई गिर गया है। चलो, क्रिटिकल मोइनिज्म ऑफ क्लियरनेस प्रूफ, इट्स एन एसे। क्रिटिकल मोइनिज्म ऑफ क्लियरनेस प्रूफ, इट्स एन एसे, राइट? क्रिटिकल मोइनिज्म ऑफ क्लियरनेस प्रूफ, इट्स एन एसे, है ना, ठीक है? इट वाज रिटन बाय आर.एस. क्रेन, इट वाज रिटन बाय आर.एस. क्रेन, राइट? चलो, एंड ही इज आल्सो नोन फॉर गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ heresy of paraphrase, heresy of paraphrase, heresy of paraphrase. It's the most important term, right? So you have to remember this, heresy of paraphrase. Clear? चलो, फटाफट आ जाओ। चलो, the next writer, एफर लेविस के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज का कोई दिक्कत? क्योंकि देखो, हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज में बताया, मेनली यही बात किया था कि suppose you are summarizing any text, है ना, any written text, especially he is talking about John Milton, and John Milton has written Paradise Lost, and suppose you are when John Milton was writing Paradise Lost, he had taken almost 1 or 2 years while he was writing, right? So after that you are from this generation, this contemporary world, and you are reading the work of John Milton, and you are just summarizing that work in just 1, 2 or 3 lines. What is that? You are just summarizing the content, not the form, right? आप जैसे जॉन मिल्टन जब लिख रहा, when he was writing, तो ब्लैंक वर्स में लिखा, मीटर्स यूज किए हैं, जो भी यूज किए हैं, सारे चीज उसमें जो है ना, खूबसूरती बढ़ाने के लिए वर्ड्स को यूज किया, रेफरेंसेस को यूज किया, मैनी अदर थिंग्स व्हिच आर देयर इन द वर्क कॉल्ड पैराडाइज लॉस्ट, राइट? अब एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखना है, अब जब आप समराइज कर रहे थे, व्हेन यू स्टार्टेड समराइजिंग दैट टेक्स्ट, है ना, दैट पोएम, जॉन मिल्टन का वो एपिक, तो
आपने क्या क्या सिर्फ समरी निकाला, तो आर यू एबल टू टेक आउट द मीटर ऑल्सो और नॉट? आपने मीटर को ला पाया, नहीं ला पाया। ब्लैंक वर्स स्टाइल जो है, द स्टाइल ही यूज्ड व्हाइल राइटिंग दिस पर्टिकुलर वर्क, आपने ला पाया, नहीं ला पाया। तो आप क्या कर रहे हो? यू आर डूइंग इनजस्टिस, आप गलत कर रहे हो उसके साथ। दैट इज कॉल्ड हेरेसी। हेरेसी, क्लियर? चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। चलो फटाफट एकदम। नेक्स्ट राइटर एफआर लुईस। एफआर लुईस, एफआर लुईस, एफआर लुईस, क्लियर? एफआर लुईस इज नोन फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट, स्क्रूटनी। स्क्रूटनी, ये इंपॉर्टेंट रखना। स्क्रूटनी, स्क्रूटनी क्या है? फटाफट बोलो, स्क्रूटनी क्या है? जल्दी। जर्नल है, बहुत बढ़िया। स्क्रूटनी जर्नल है, बहुत अच्छा। अपनी मिस्ट्रेस के साथ, है ना? एफआर लुईस has formed this journal called a Scrutiny with his wife, and this was criticized by Bloomsbury Group also, and Bloomsbury Group paid back by by writing some content, है ना, in the publication हॉगर्थ प्रेस में। जब वर्जीनिया वुल्फ का ब्लूम्सबरी ग्रुप में, तो उस टाइम पर वो भी रिप्लाई बैक की उधर से, है ना। तो स्क्रूटनी और ये हॉगर्थ प्रेस में, हॉगर्थ प्रेस में, है ना, दोनों में वाद विवाद चल रहा था। ये इधर से आ रहे थे, इधर से अटैक कर रहे थे, है ना। सो एफआर लुईस हैज रिटन स्क्रूटनी, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ये पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है, इसलिए इसको याद रखना है, राइट। चलो फटाफट फटाफट एकदम। ही इज नोन फॉर गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ, बताओ, ग्रेट ट्रेडिशन, बहुत बढ़िया। ग्रेट ट्रेडिशन याद रखना, ग्रेट ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन, क्लियर? ग्रेट ट्रेडिशन पब्लिकेशन 1940, बहुत बढ़िया, 1948। चलो फटाफट एकदम 1948। चलो ग्रेट ट्रेडिशन क्या होता है? ग्रेट ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन वाज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय द राइटर, है ना, टी.एस. Eliot. When T.S. Eliot wrote tradition and individual talent, so from that particular work he got inspired and he talked about the same thing. T.S. Eliot क्या बोला है उसमें? What T.S. Eliot has talked about in tradition and individual talent में क्या बोला T.S. Eliot? बताओ। T.S. Eliot बोला कि आप इस जनरेशन में हो, अगर आप कुछ लिख रहे हो, अगर आप लिख रहे हो लेकिन आपके वर्क में डेड राइटर्स मिरर नहीं कर रहे हैं, if the dead writers are not mirrored by you while you are writing your poetry, writing or any kind of work, any piece of literature, अगर आप में डेड राइटर्स का कुछ आ नहीं रहा है, तो यू आर नॉट फ्रॉम द ट्रेड।